Hello everyone, welcome to Will's IAS Academy, one-stop solution for UPSC CSE preparations. This is explainer series and we are discuss regarding SEO Submit. Around 30 plus courses are available in bilingual manner, Hindi and English, all major optionals, CSAT, GS course and subject course, along with daily live classes, mock test, practice questions, study notes, current affair materials, magazine, daily current affair classes. Now, this is the news and in this news, इंडिया ने डायरेक्टली बोला, देखिए इंडिया की इस समय जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही फ्रंट और वो डिप्लोमेटिक ना होके काफ़ी डायरेक्ट रिस्पॉन्ड कर रही है। तो एक न्यू इमर्जिंग कंट्री, एक न्यू इमर्जिंग एरा है इंडिया का, और एशिया में भी इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसके कई डायमेंशंस हैं, एक दो डायमेंशंस नहीं है, और इसकी वजह से जो हमारे डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं वो बहुत हायर लेवल पे चेंज हुई है। ये हर उस कंट्री के साथ होता है जो पावरफुल होती है। दुनिया में जितने आप हिस्ट्री आप उठा के देखें, वो कंट्री अगर पावरफुल सिचुएशन में खड़ी हो जाएगी तो उसकी जो डिप्लोमेसी होगी वो बहुत पावरफुल तरीके से अपनी बात को वो रखेंगे भी। और ये एंसेंट सिविलाइजेशन से उठा लीजिए और अब तक आप चीज़ों को देखेंगे कि ये चीज़ें चलती आ रही हैं। सेम सिचुएशन है इंडिया की, जो इस समय स्ट्रेटजिक लोकेशन कह लीजिए, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारा इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है, जो हमने साइंस एंड टेक के अंदर जो हमने वर्क करा उसके अकॉर्डिंग, जो हमारी स्किल मैन पावर है, इसकी वजह से, तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरीके से हमने अपने आप को प्रेजेंट करा, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी इन चीज़ों को बात करेंगे, लेकिन इसका जो मेन आज का जो टॉपिक होगा वो होगा SEO सबमिट। SEO सबमिट में क्या सिचुएशन रही, SEO का क्या फ्यूचर है, क्या इंडिया के लिए SEO का फ्यूचर रहने वाला है या इंडिया अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। कई आर्टिकल, कई बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ये बात कही, कई फॉरेन रिसर्चर ने इस बात को कहा कि फ्यूचर नहीं है, इंडिया अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो क्या ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, और क्या ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहां इंडिया और पाकिस्तान एक साथ हैं तो वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर में फ्रूटफुल नहीं होने वाला या उससे उसका एडवांटेज नहीं मिलने वाला, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा सा एक बेसिक जयशंकर साहब ने जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल, उनको रिस्पॉन्ड करा, और उसी रिस्पॉन्ड में उन्होंने बातें बताई कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, कि आप एक साइड से उसे आप सपोर्ट कर रहे हो और सेकंड वन आप ये चाहते हो कि इंडिया आके इसके रिगार्डिंग बात करे, तो ये पॉसिबल है नहीं। और सेकंड थिंग, जो 370 की हिस्ट्री को लेके देखिए, जब आपको बात कही गई उसको लेके भी बात की गई है, और बेसिकली जो पाकिस्तान है इसको ये प्रोवोक कर देता है, और इसके बाद और जो इसकी कंट्रीज, इसके साथ की जो कंट्रीज हैं वो इसका एडवांटेज लेती हैं। देखिए इसमें बहुत क्लियर बातें बताई गई और बहुत क्लियर सरकार का स्टैंड भी रहा कि भाई हमारी जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर रहेंगी। हमने जो अपना स्टैंड लिया है 370 को लेके वो एज इट इज़ रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और जब पाकिस्तान ऐसी कुछ बात करता है तो इसका एडवांटेज फिर चाइना उसे अनदर टाइप से बूस्ट अप करता है, और फिर ओसियाई कंट्रीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही टर्की का एक रोल आप देखेंगे, और उधर से अजरबैजान को अगर आप देखें तो वहाँ से भी आपको एक चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से घुल मिल के बात करती हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, जिसको ये तरीके से पुटअप करते हैं और फिर इसको ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसका यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, और इस स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में NCERT लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं, इसेंशियल 6 to 8 एंड ब्रीज 9 to 12। कई स्कूल जुड़े हुए हैं, कई स्कूल इसका एडवांटेज ले रहे हैं,
आप भी जुड़ सकते हैं। सेकेंड थिंग, इंडिविजुअल लेवल पे भी ये अवेलेबल है। किसी भी तरीके की कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी भी तरीके को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहता हो, हायर स्टडीज़ में जाना चाहता हो, वनडे एग्जामिनेशन में जाना चाहता हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, वहाँ इसकी नीड है। खुद के इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको चीज़ों को समझना है, जानना है, सेल्फ को इंट्रोस्पेक्ट करना है, वहाँ भी आप इन चीज़ों को इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें। देखिए, बात करते हैं एससीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत और इसके बनाने के पीछे जो मंशा थी वो थी कि बेसिकली हम एशिया में, मेनली चाइना चाहता था कि एशिया के अंदर जिस तरीके से यूरोप कंट्री एक साथ मिलके अपने इंटरनल इश्यूज को, रीजनल इश्यूज को रिजॉल्व करती हैं, उसे बाहर नहीं लेके जाती, और वो एक तरीके की यूनिटी, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती हैं अपने कॉन्टिनेंट को। इसी तरीके से एससीओ को भी बनाया जाए, और इसी मोटिव के साथ एससीओ को भी बनाया गया था। इस समय प्रेजेंटली जो इसके 8 मेंबर्स हैं, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, मेनली इसके 8 मेंबर हैं। ये भी बात यहाँ भी है। साथ में जो ईरान है वो ज्वाइन करना चाहता है एससीओ को, और अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया ऑब्जर्वर हैं इसमें, और साथ में वो चाहते हैं, वो फॉलो भी करना चाहते हैं कि जैसे ही ईरान अगर ज्वाइन करता है तो ये भी एससीओ के अंदर आना चाहते हैं, एससीओ ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसके साथ एक इम्प्रेसिव लिस्ट बनी हुई है जो आगे जाके इसके डायलॉग पार्टनर हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, इजिप्ट, कतर, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और मिडिल ईस्ट में के देश, फिर मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ये भी चाहते हैं कि आगे जाके हमें ये ज्वाइन करें। ये इसके अंदर जो इंडिया का कंसर्न है वो देखिए, इस पूरे मैप में आपको रियल में इंडिया कहीं दिखेगा ही नहीं। यह है इस संघाई कॉरपोरेशन का लोगो, और यहाँ कहीं भी आपको इंडिया नहीं देखने को मिलेगा एक तरीके से। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस में भी इंडिया को यहाँ नहीं रखा गया। दूसरा, ऑफिशियल लैंग्वेज में भी देखें तो हिंदी है ही नहीं, इंग्लिश को लेके बार बार बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। रसियन और जो मैंडारिन है, इन दोनों लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। दूसरा, पूरी तरीके से डोमिनेशन है चाइना का। चाइना अपने लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज करता है। चूंकि इंडिया पार्टनर है तो इंडिया चीज़ों के साथ एक तरीके से इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या इस तरीके की चीज़ें बनने वाली हैं, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी मिनिमम आगे दिखाई देती है। रीज़न क्या है? देखिए, जब कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई बात रखी जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। और अभी आपने देखा जो गोवा में सबमिट हुई इनके फॉरेन मिनिस्टर वाली, वहाँ पाकिस्तान ने कोई और बात नहीं करी, उसने कश्मीर से रिलेटेड बातों को और से रिलेटेड इंडिया के ऊपर एक ऑब्लिगेशंस डालते हुए, एक कंसर्न्स डालते हुए, इंडिया को का ही नाम खराब करते हुए एक बात कही। इसका रिस्पॉन्ड फिर एस जयशंकर ने किया, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा गया कि भाई कभी भी रिश्ता दो तरीके से नहीं चलेगा, आपको क्लियर कट रहना होगा, या तो आप टेररिस्ट के साथ रहिए या उनको छोड़ के आइए, दोनों चीज़ें चलेंगी तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। देखा आपने, हाथ भी नहीं मिलाया गया, ये भी चीज़ें की गई। इंडिया ने अपना जो नेचुरल जो ग्रिड का तरीका है वो यूज़ करा, हमने नमस्ते का यूज़ किया, और ये चीज़ें दिखाती हैं। कई बेसिक पहलू हैं सीओ के जहां दिक्कतें हैं, और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं आ रहा, जो बड़े बड़े रिसर्चर बोल रहे हैं इस बात में, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सच्चाई भी देखने को मिल रही है। जो बात पाकिस्तान ने यहाँ कही, ऑफिशियली 370 का को जो चाइना है वो
नहीं मानता, और वो उसका जो कश्मीर का रिकग्निशन है वो चाइना की तरफ से नहीं है। एक मेजर कन्फ्लिक्ट है। अब हुआ ये कि जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आते हैं, वो एससीओ समिट में बैठते हैं, और इसके बाद वो जब यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं तो फिर वो वही बात कहते हैं जो पाकिस्तान बात कह रहा है। तो एक तरीके से इंडिया टू वे फ्रंट पे, मैंने आपको जब भी मैंने क्लास में लिया तो मैंने आपको बताया कि इंडिया हमेशा टू वे फ्रंट वॉर की सिचुएशन में खड़ा है। एक साइड से पाकिस्तान और दूसरे हैंड पे आपको देखने को मिलेगा चाइना की सिचुएशन, जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आते हैं। दूसरी बात, एससीओ का मेनली यूज करने के पीछे चाइना का जो सीपेक जो प्रोजेक्ट है उसको लेके बात की गई है। अब सीपेक में जो प्रोजेक्ट है उसमें पूरे प्रोजेक्ट तो अभी इनके कंप्लीट भी नहीं हो पाए, अराउंड 3 प्रोजेक्ट ही अभी ये कंप्लीट कर पाए, उसके पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर पाए हैं, और उसका भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं देखने को मिला। इंडिया का कंसर्न है पीओके। एससीओ के बनाने के पीछे क्या था कि जो रीजनल चीजें थी, जो एशिया के अंदर की जो रीजनल जो इश्यूज हैं इसको सॉर्ट आउट किया जाए, और इंडिया ने एससीओ ज्वाइन करा था कि सेंट्रल जो एशिया के जो कंट्री हैं उनके साथ एक रिलेशन स्टेब्लिश किया जाए और उस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए एक फ्रूटफुल बिजनेस के हिसाब से, आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन ये मोटिव कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता नजर आ रहा है। इंटर और इंट्रा का जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से, क्योंकि नाटो के अंदर अगर आप चीज़ों को देखें उसके साथ कंपेयर करें तो वहाँ की इंटरनल चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं, लेकिन अभी अफगानिस्तान इशू, सेंट्रल एशिया का ही पार्ट है अफगानिस्तान, कनेक्ट करता है उसे। और लेकिन जब अफगानिस्तान कंसर्न आया तो जो फाउंडिंग मेंबर आ रहे हैं या जो लीड कर रहे हैं एससीओ में, उसमें से किसी कंट्री ने बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करी। और लास्ट मोड पे जो इंटरवेंशन क्या था, रसिया का इंटरवेंशन जहाँ होना चाहिए, चाइना का इंटरवेंशन वो नहीं हो पाया, यूएसए इंटरवेंट करता है और उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती हैं। इसके बाद भी जब यूएसए छोड़ के जाता है तो भी, कहने का मतलब कि सेंट्रल एशिया का अगर कंसर्न आ रहा है जहाँ, तो वहाँ जब एससीओ का फॉर्मेशन किया गया तो उसके अकॉर्डिंग इस एससीओ को यहाँ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। ये चीज़ बहुत क्वेश्चनेबल है अपने आप में। दूसरी चीज़ देखिए, जब रसिया यूक्रेन पे अटैक करता है तो चाइना के लिए भी एक तरीके से वो ऑफर है, ऑप्शंस खुलता है। क्यों? चाइना अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का यूज़ कर रहा है, चाइना अपने ड्रोन, अपने और जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं वो रसिया को सेल कर रहा है। तो वो टू वे तरीके से गेम खेल रहा है, टू वे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा है। अब इंडिया के साथ कंसर्न क्या है कि अब इसके बीच में एक चीज़ और मेजर अपडेट हुई है कि रसिया काफ़ी क्लोज हुआ है चाइना के, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत ही क्लियर है। इंडिया ने कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करने के बारे में लेके किसी को नहीं कहा, लेकिन इंडिया कभी खुल के क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा। लेकिन इंडिया ने जरूर कहा कि ये जो एरा है ये वॉर का एरा नहीं है। आपने इसको देखा भी होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, हमारे पीएम का ये स्टेटमेंट था। तो यहाँ से रसिया की जो तलखी है वो बढ़ रही है। रसिया कहीं ना कहीं अपने हितों को साधने के लिए चाइना के करीब आ रहा है और इंडिया से वो कहीं ना कहीं दूरी मेंटेन कर रहा है। दूसरा, जो व्लादिमीर पुतिन का जो अप्रोच है, रस्की मीर एक टर्म है, और रस्की मीर के कॉन्सेप्ट में अगर चीज़ों को हम समझे देखें तो उनका रस्की मीर में का जो के बारे में जो बात कही गई वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो रसियन माइनॉरिटी है, जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो रसियन माइनॉरिटी के लोग पूरी जगह यूक्रेन में भी हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं रसिया के इन्वेजन को, और ऐसे सेंट्रल एशिया के तमाम कंट्रीज में भी हैं, तो उनको सपोर्ट करना। लेकिन ये कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, इसके कन्फ्लिक्ट बड़े होते जा रहे हैं। जो ये अप्रोच है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा, और एससीओ का यूज करने को लेके इसमें बात की गई थी कि मेजर ड्राइव करेगा एससीओ के थ्रू ये जो इनका ये जो तरीका है। दूसरा, एक स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस बैठाने के बारे में बात की गई थी कि सारे कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस बनाया जाएगा, वो भी हम यहाँ नहीं कर पाए। और मल्टी वेक्टर जो डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हो पाया।
वो उस लेवल पे जो चीज़ें हैं वो नहीं बढ़ पा रही हैं। और हो क्या रहा है कि चाइनीज़ जो मनी है और जो रसिया की पावर है, ठीक है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अगर आप देखें तो इंडिया के लिए एससीओ के अकॉर्डिंग क्या बात होनी चाहिए थी कि जो सेंट्रल एशियाई कंट्री है उनके बीच में किस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन आए, किस तरीके से वो अपने जो बॉर्डर इशू है, मेनली बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए से बनाया गया था उसको, तो वो तो है नहीं। जितने सेंट्रल एशियाई कंट्री है सबके साथ बॉर्डर इशू है, सबसे बड़ा मेजर कंसर्न बॉर्डर इशू चाइना के साथ है, जितने उसके नेबर है सबके साथ कंसर्न है। तो वहां चीजें हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे साइड अगर हम जाके देखें तो और चीजों के साथ जो पर्सनल एडवांटेजेस हैं वो चाइना और रसिया को इसको देखने को मिल रहा है। इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि आगे जाके फ्यूचर में इंडिया इस प्लेटफॉर्म का बहुत यूज नहीं कर पाएगा। अराउंड 5 to 10 ईयर अगो ये बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ नहीं होगी और इंडिया इससे एग्जिट कर जाएगा। तो एक कुछ बेसिक बातें थी एससीओ से रिलेटेड कि जहां एससीओ का क्या है फ्यूचर। अब इसके कई अलग अलग डायमेंशंस हैं। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर पे चीज़ें बदल रही होती हैं और उसके अकॉर्डिंग हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करता है। नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट होता है। इंडिया का भी अपना नेशनल इंटरेस्ट है और उसमें नेशनल सिक्योरिटी भी है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया भी अपनी चीज़ों को रखेगा, देखेगा। इंडिया को कहीं ना कहीं एससीओ से एडवांटेज उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। एक रीजनल जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, वो बहुत ही फ्रूटफुल नहीं दिख रहा है। एक इसका एक ओवरव्यू अगर निकाल के देखें तो ये बात यहाँ तक निकल के आती है। आगे जो भी चेंजेस आए, लेकिन इंडिया ने भी क्लियर कर दिया कि जो भी हो हमारी फॉरेन पॉलिसीज में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम और क्लियर कट होंगे और चीज़ों के साथ रखेंगे और जहां हमको ज़रूरत होगी और ज़्यादा डिप्लोमेटिक होने की या अपने हितों के लिए किसी से बात करने की, तो हम खुल के उससे बात करेंगे। मैंने आपको सूडान वाले कंसर्न में बताया था कि इंडिया ने बहुत क्लियरली, बहुत लाउडली अपनी बातें रखी और एक्शन भी लिया। वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसे एग्जाम्पल कम ही देखने को मिलते हैं। यूक्रेन वार भी जब स्टार्ट हुआ था तो इंडिया ने अपने ऑपरेशन चलाए और वहां से अपने लोगों को निकाला था। तो इंडिया किसी के साथ ये क्लियर, इंडिया ये बात कहता भी है कि हमारे लिए जो ह्यूमैनिटी है वो सबसे बड़ी है और उसके अकॉर्डिंग हम चीजें चलेंगे। उसके लिए हम किसी के साथ, किसी की मोनोपोली को चलने के लिए हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही कंसर्न है कि आज इंडिया मल्टीलेटरल वर्ल्ड की तरफ, या वर्ल्ड जो है वो मल्टीलेटरल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो मल्टी अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ वर्ल्ड जो है वो जा रहा है। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, चीज़ों को देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।